न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आ सकते हैं। उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। 7 अक्टूबर को पीएम मोदी जौलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल और एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वहीं सूत्रों का यह कहना है कि पीएम मोदी केदारनाथ भी जा सकते हैं। प्रदेश बीजेपी दौरे की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं और पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया है। ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वो केदारनाथ भी जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास क्या जानकारी है प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे के बारे में? सूत्र बता रहे हैं कि वो केदारनाथ भी जा सकते हैं। बिल्कुल अमित, ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि 7 अक्टूबर को जब नवरात्र का पहला दिन होगा, प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आएंगे और उनका केदारनाथ जाने का भी कार्यक्रम है, जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है प्रधानमंत्री का। इसके साथ ही जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी वो इनॉग्रेशन कर सकते हैं। साथ साथ एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट है, उसका भी इनॉग्रेशन करने का कार्यक्रम है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं पूरा कुछ कार्यक्रम। सर, प्रधानमंत्री के आने का कुछ दौरा फिक्स हुआ है? अभी देखिए, जो एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में जानकारी अभी है कि एम्स में आएंगे। एम्स में कुछ प्रोजेक्ट का लोकार्पण इत्यादि का कार्यक्रम होगा। इससे अलग अभी हम एक आध दिन में बैठकर कि बाकी कार्यक्रम कैसे हो सकते हैं, पब्लिक का क्या होगा, कार्यक्रम होगा नहीं, वो तभी बता पाएंगे। लेकिन ये सही है कि उनका जो कार्यक्रम है अभी 7 तारीख का प्रस्तावित हो गया है और 7 तारीख को वो जो कार्यक्रम करेंगे वो फाइनल कार्यक्रम आने के बाद ही निश्चित हो पाएगा। केदारनाथ जाने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री? अभी चूंकि मैंने कहा फाइनल प्रोग्राम नहीं आया है, अभी तो केवल जो चर्चा में आया वो यही आया कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना है और लगभग इस पर चर्चा हुई है। चुनावी साल भी है, प्रधानमंत्री का दौरा ठीक इस मौके पर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप पार्टी के लिहाज से? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में, जहाँ वो इस राज्य को बहुत स्नेह करते हैं, इस राज्य से उनका लगाव है, इस राज्य के प्रति वो कृत संकल्प हैं, इस राज्य को लेकर उनका एक ड्रीम रहता है और इस राज्य की जनता की विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति अपार है। यहाँ की जनता प्रधानमंत्री के प्रति एक भाव रखती है और जब प्रधानमंत्री राज्य में आते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को मिलता है। और अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और चुनावी वर्ष है, 3 महीने बाद चुनाव में हम जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लाभ चुनाव की दृष्टि से हमें इस राज्य में मिलने वाला है। थैंक यू सर। तो अमित, आप थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, तो लगभग ये कंफर्म हो चुका है, उन्होंने बता दिया है कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। लेकिन अभी उनका क्या क्या कार्यक्रम होगा, इसके अलावा केदारनाथ जाने के अलावा, ऋषिकेश एम्स में इनॉग्रेशन के अलावा या फिर जौलीग्रांट एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है उसके उद्घाटन के अलावा भी उनके और कुछ कार्यक्रम भी यहाँ पर हो सकते हैं, वो अभी तय किए जाने बाकी हैं पार्टी लेवल पर। जी, बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर उत्तराखंड में बीजेपी केंद्रीय नेताओं के बूते मिशन 2022 को फतेह करना चाहती है। आचार संहिता से पहले चुनावी माहौल को परवान चढ़ाना चाहती है और इसके लिए किसी न किसी बहाने से केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का उत्तराखंड कार्यक्रम तय किया जा रहा है। उत्तराखंड में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी शुरुआत में आचार संहिता भी लग जाएगी। इससे पहले बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास कर देना चाहती है और इसी बहाने वो केंद्रीय नेताओं को उत्तराखंड लाकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में कर लेना चाहती है। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे उसे चुनाव में विपक्ष पर बढ़त लेने में मदद मिलेगी। फायदा होगा क्योंकि ठीक है, कोविड के कारण हमारे 1.5-2 साल खराब हो गए। देखो, आपको लगता होगा या लोगों को लगता होगा या विपक्ष को लगता होगा कि भाई एकाएक इस समय क्यों तेजी के साथ प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है, गृह मंत्री जी का हो रहा है, रक्षा मंत्री जी का हो रहा है, सभी मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, तो आखिर क्यों हो रहे हैं? वैसे भी हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता है।
1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड ला रही है। अक्टूबर में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब प्रधानमंत्री का दौरा भी प्रस्तावित है। सभी दौरों में जनसभा भी आयोजित की गई है। राजनाथ सिंह जी हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हों, उनके मार्गदर्शन में और ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी और संगठन भी दोनों बहुत सशक्त होंगे और जनता को निश्चित रूप से उनके माध्यम से कुछ ना कुछ जो है मिलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। केंद्रीय नेताओं के दौरे से पहले बीजेपी इन दिनों अपने सभी फ्रंटल संगठनों की कार्य समिति भी आयोजित कर रही है और इन समितियों में पदाधिकारियों को जीत का चुनावी गुणाभाग समझाया जा रहा है। पहली बार उत्तराखंड में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन भी इसी रणनीति का हिस्सा था। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी वर्कर्स को संबोधित करने वाले हैं। वर्चुअल माध्यम से जेपी नड्डा बीजेपी शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सभी मंत्री और विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ेंगे। वहीं देहरादून के IRDT में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन कमेटियों का भी ऐलान कर दिया है। चुनाव प्रबंधन के लिए 3 कमेटियां बनाई गई हैं। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल को घोषणा पत्र समिति का जिम्मा दिया गया है। सांसद अनिल बलूनी को विशेष संपर्क समिति का जिम्मा सौंपा गया है। और बड़ी बात यह है कि सभी पूर्व सीएम भी इस विशेष संपर्क समिति का हिस्सा होंगे। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति में सांसद अजय टम्टा को संयोजक बनाया गया है। 10 बड़ी बातें क्या हैं वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। इस चुनाव प्रबंधन कमेटी की बड़ी बातें क्या हैं समझिए आप। सांसद नरेश बंसल, बिशन सिंह चौहान इसमें सह प्रमुख बनाए गए हैं। अनिल बलूनी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। संपर्क समिति का उनको जिम्मा सौंपा गया है। सांसद अजय टम्टा कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। विशेष संपर्क कमेटी के प्रमुख होंगे अजय भट्ट। ये 7वीं बड़ी बात है। और 8वीं बड़ी बात आप देखिए, पूर्व सीएम तीरथ रावत सह संयोजक बनाए गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को सह प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी सभी पूर्व सीएम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को सह प्रमुख का जिम्मा सौंपा गया है। एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। सील आश्रम में चोरी की कोशिश की गई है। आनंदगिरी के सील आश्रम में चोरी की कोशिश हुई है। चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की DVR के साथ उसे पकड़ा गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। सील आश्रम में चोरी की कोशिश की गई है। चोरी कर भाग रहे युवक को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे की DVR के साथ वो भाग रहा था, लेकिन इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आनंदगिरी का आश्रम है जिसे सील कर दिया गया है और वहीं पर चोरी की कोशिश हुई है। फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया गया। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में हरक सिंह रावत ने कहा कि आज राज्य नालायकों के हाथ में है, बेवकूफों के हाथों में है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि आज राज्य आंदोलनकारियों की आत्मा आंसू बहा रही होगी, क्योंकि राज्य के जो हालात हैं वो सोचकर राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी गई और आज राज्य नालायकों के हाथों में है। हरक ने कहा कि हमें उन्हें रोने से बचाना होगा। सैकड़ों लोगों की आत्मा रहेगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हम इन नालायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा से बीजेपी और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। आप एक तरफ यूथ से सीधे संपर्क कर रही है, तो वहीं कांग्रेस युवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर बायोडेटा मंगवा रही है। उत्तराखंड में इस बार चुनाव दिलचस्प होने के आसार हैं। नई नवेली आम आदमी पार्टी ने इन दिनों सियासी दलों की बेचैनी बढ़ाई हुई है। आपकी रोजगार गारंटी यात्रा के जरिए जहां यूथ से सीधा संपर्क साधा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस अब बेरोजगार युवाओं को अपनी तरफ रखने के लिए अब मंडल स्तर पर रणनीति बना रही हैं।
यूथ कांग्रेस ने तो बेरोजगार युवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर अब बायोडाटा मंगवाने का काम शुरू कर दिया है। चुनाव वर्ष में बहुत सारी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, लोगों को प्रलोभन देने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है। तो अभी हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी करा, जिसमें हमने कहा कि जो बेरोजगार है वो अपना पंजीकरण कराएं। क्योंकि अब युवाओं को भड़काने का जहां तक सवाल है, वो उनके झांसे में नहीं आने वाले। वो जानते हैं कि हमारे युवा मुख्यमंत्री देश की सोच और प्रदेश की सोच रखने वाले, युवाओं का चिंतन करने वाले, युवाओं के रोजगार देने वाले, इसलिए कहीं पे भी उनके झांसे में हमारा प्रदेश का युवा आने वाला नहीं है। वहीं आपका कहना है कि हमें जन समर्थन मिलता देख बीजेपी कांग्रेस बौखला गई है, इसीलिए आपके सीएम कैंडिडेट अजय कोठियाल पर जुबानी हमले कर रही है। कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में जो रोजगार गारंटी यात्रा आम आदमी पार्टी के द्वारा चल रही है, उसको प्रदेश के युवाओं का छात्रों का अपार जन समर्थन मिल रहा है और इसी की परिणति है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बौखला गई है। प्रदेश में 54% के करीब युवा वोटर्स हैं और इन पर हर पॉलिटिकल पार्टी की नजर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की रणनीति दूसरे दलों की परेशानी बढ़ा रही है, जबकि अभी भी पार्टी के पास बड़े चेहरों का टोटा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मॉनसून की विदाई के साथ ही अब आपदा के दौरान हुए नुकसान को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि सिंचाई, सड़क और पुल के नुकसान पर तेजी से काम किया जाए और जिन जगहों पर आवाजाही ठप है उसे जल्द ही खोला जाए। कमिश्नर ने बताया कि अगर बजट की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए शासन को इसकी लिखित जानकारी दी जाए। बता दें कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा में आपदा के कारण खासा नुकसान हुआ है। जो भी संसाधन हो वो डिस्टर्ब हुए हैं, उसमें तेज़ी से उनको रिस्टोर किया जाए। मार्गों की स्थिति की नियमित हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और सभी मार्गों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। मोदी विजन को लेकर राज्य सरकार ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उत्तराखंड में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर उतारा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग की है, जिस पर राज्य सरकार की मदद करने के लिए टीएचडीसी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। टीएचडीसी के सीएमडी ने बताया कि ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून सहित कुमाऊं रीजन में 10 चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके। जो मुख्य स्थान है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का स्थापन करें और अभी अपने उत्तराखंड में इसको शुरू करने के लिए टीएचडीसी ने ये प्रयास किया है कि तुरंत देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश और कुमायूं में इनका तुरंत स्थापना करके और लोगों को संदेश दिया जाए कि लोग अब अपनी सोच को बदलें। कोरोना काल में प्रभावित टैक्सी मालिक और चालकों को सरकार ने हर महीने 2000 रुपये देने का आदेश जारी किया, जिसके बाद इस महीने से मिलने वाली इस राशि को लेकर परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन करना भी शुरू कर दिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से टैक्सी चलाने वाले चालकों और मालिक को हर महीने 2000 रुपये देने के निर्देश दिए हैं। एक वाहन चालक को 6 महीने तक हर महीने 2000 रुपये की किस्त उसके खाते में दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टैक्सी चालकों को पहली किस्त का इंतजार है, तो वहीं परिवहन विभाग ने अधिकारी जल्द ही किस्त जारी होने की बात कह रहे हैं। टिहरी में कोविड के पीक के दौरान कोविड केयर सेंटर्स और कोविड अस्पतालों में कैंटीन चलाने वाले संचालक अपने पेमेंट के लिए भटकने को मजबूर हैं और स्वास्थ्य विभाग बजट का रोना रो रहा है। कैंटीन संचालकों का कहना है कि कोविड के पीक टाइम में जब कोई कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पतालों में काम करने को तैयार नहीं था, तब उन्होंने मरीजों और स्टाफ के लिए खाने की व्यवस्था की थी, लेकिन उनका पेमेंट अभी तक रुका हुआ है। वहीं सीएमओ का कहना है कि बजट आते ही सभी का पेमेंट कर दिया जाएगा। आज हमारे 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक हमारा कोई पेमेंट नहीं हुआ और साथ साथ हमने कई बार गुहार लगा दी है सीएमओ कार्यालय से लेकर अन्य कार्यालयों में भाग के, परंतु हमारे बिल जस के तस पड़े और कोई पेमेंट अभी तक हमें नहीं हो पा रहा है। इन सब का पेमेंट एसडीआरएफ मद से होना है, तो उस समय हमारे पास जितना बजट था एसडीआरएफ मद में, तो जून तक का पेमेंट इनको हम लोगों ने कर दिया था। अब जैसा हमको बताया गया कि जल्दी ही वो बजट और एसडीआरएफ का हमारे पास आने वाला है, तो जैसे ही बजट आएगा तो बाकी जो भी बिल पेंडिंग होंगे उन सबका भुगतान करेंगे। और अब खबर विकास नगर से, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई। लेहमन पुल के पास युवक पर चाकू से हमला किया गया। मृतक युवक टिमली का रहने वाला बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के बाद युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।
पुलिस अब हत्या के आरोपियों की तलाश कर रही है। ये पूरा मामला विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। रामनगर में अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किए गए 15 सांपों को जंगल में रिलीज किया गया। इनमें एक विशालकाय किंग कोबरा भी शामिल था जो 16 फीट लंबा था। ये किंग कोबरा हिम्मतपुर डोटियाल से पकड़ा गया था। इसके अलावा रिलीज किए गए इन सांपों में अजगर भी शामिल थे, जिन्हें रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में वहां के स्टाफ के सामने जंगल में छोड़ा गया। ये सभी सांप सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप और उनकी टीम ने पकड़े थे। इस दौरान उनकी टीम भी वहां पर मौजूद थी। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।